Hello students. So now our second chapter of history is from trade to territory. So let me recall you a few about Vasco da Gama. सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनीज हमारे यहाँ ट्रेड करने आई थी. दे वर नॉट हेयर फॉर रूलिंग अस. मतलब फॉरेनर्स हम पर रूल करने नहीं आए थे, वो सिर्फ ट्रेड करने आए थे. हमारे कंट्री का कंडीशन देखने के बाद उन्हें यहाँ पर रूल करना स्टार्ट करा था, जिस रीज़न से यहाँ पर चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी. इट सिंपली मीन्स ट्रेड मीन्स बिजनेस. इट कम्स टू बिजनेस से कैसे इंसान चीज़ें टेरिटरी पर आ गई थी. So now if we'll recall about the book 7th, class 7th, it's like मुगल्स को हम अच्छे से जानते हैं. मुगल्स जो थे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, जिनके अंडर में सब चीज़ें आने लगी थी. अब इसमें बताया गया है जब औरंगज़ेब का डेथ हुआ था तब मुग़ल बहुत से डिस्ट्रॉय हो गए थे. काइंड ऑफ 1707 में जब औरंगज़ेब का डेथ हुआ तब मुग़ल्स पर वो कमांड नहीं रह गया था. उसके बाद में बहुत से जो किंगडम्स थे सेवरल रिलीजन के, वो बनना स्टार्ट हो गए थे, जिस रीज़न से पार्ट्स हमारा इंडिया एक स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होने लगा था. और वहाँ पर बहुत से लोग जैसे मराठा, सिख्स ऑफ पंजाब वगैरह सब रूल करने लगे थे. यहाँ पर बहुत से इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुए थे जो ट्रेड्स और मर्चेंट के हुए थे. अब ये कैसे हुए थे? ये यूरोपियन कंट्रीज़ में हुए थे, जो यूरोपियन कंट्रीज़ के थ्रू हुए थे. लाइक ट्रेडर्स और मर्चेंट्स जो आए थे वो यूरोपियन कंट्रीज से आए थे, लाइक पोर्टुगल, नेदरलैंड्स, फ्रांस, इंग्लैंड के यहाँ से. ओके, सो इफ़ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द पोर्टुगीज़, वास्को द गामा के नेविगेटर थे पोर्टुगीज़. वास्को द गामा ने सबसे पहले सी रूट डेवलप करा था इंडिया और यूरोप के बीच में 1498 में, जिसे डच, फ्रेंच, इंग्लिश मर्चेंट सब ने फॉलो करा था. इफ़ वी आर गोइंग टू आस्क अबाउट दैट, अब यहाँ पर क्या हुआ था कि हमारी इंडिया में जो ट्रेड था स्पेशली वो स्पाइसेस और टेक्सटाइल का होता था. ओके, अब इसके थ्रू हमको एक यूरोपियन ट्रेडर्स की फाइनली इस चैप्टर में हमें एक स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप समझ में आने लगेगी. अब क्या हुआ था, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया वाज लाइक पोर्टुगीज जो थे वो फर्स्ट ग्रुप था यूरोपियन ट्रेडर्स का जो इंडिया आए थे 16th सेंचुरी में. ओके, इन्होंने इम्पोर्टेंट कॉलोनियल सेटलमेंट्स करे थे लाइक गोवा, दमन एंड दीव वगैरह के. ओके, फिर हुआ था EAIC जो थे, इनने ज्वाइन करा था इस रेस को. कब करा था? 31 दिसंबर 1600 में. और एक्वायर करा था इनने सोल राइट. ठीक है, सोल राइट मतलब सिंगल राइट एक्वायर करा था. किस चीज़ का? ट्रेड का, मतलब बिजनेस करने के लिए एक्वायर करा था क्वीन एलिजाबेथ के थ्रू इंग्लैंड में, जिससे इनको मोनोपोली की परमिशन ग्रांट हुई थी. ओके, उसके बाद में जब फर्स्ट ट्रेडिंग पोर्ट बना था उसे कहा गया था स्टेशन और फैक्ट्री, जो 1608 में बना था सूरत में, वेस्ट कोस्ट में. फिर स्टार्ट हुए थे ट्रेड वॉर्स. जो ट्रेड वॉर्स थे इनके थ्रू एक एरा ऑफ कंपटीशन स्टार्ट हुआ था. लाइक इट वाज लाइक व्हेन trade war was started, in that period competition was arised. Okay, it was like competition जो था, दो चीज़ों के बीच में competition होने लगा था. इससे क्या हुआ था, हाई क्वालिटी जो थे कॉटन्स और सिल्क के, ये चीज़ें चेंज होने लगी थी. लाइक यहाँ पर स्पाइसेस जो थे जैसे कार्डेमम, पीपर, क्लॉव्स वगैरह, और ये सब बहुत ज़्यादा यूरोप के थ्रू डिमांड करी जाने लगी थी. ओके, देन डच ने ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म करी थी. ओके, 1602 में, और स्टैब्लिश करा था फर्स्ट ट्रेड सेंटर को जो था मुसलीपट्टनम में. ओके, सो आफ्टर दिस यू पीपल आर गोइंग टू रीड अबाउट द केस स्टडी. देन वी आर कंटिन्यूइंग थ्रू कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल. ओके, बंगाल जो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था इंडिया का. बंगाल बहुत ही रिचेस्ट था और बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल प्रोविंस था. अब इसे कहा गया था द पैराडाइज ऑन द अर्थ. ओके, इसके एक अट्रैक्टेड ट्रेडर्स थे, वो कहाँ से थे? हॉलैंड से, फ्रांस से और इंग्लैंड से. ओके, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज ने यहाँ पर सेटलमेंट करना स्टार्ट करा था. कहाँ पर? बंगाल में, क्योंकि ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बेस था जो ट्रेड और कॉमर्स करने में बहुत ज़्यादा हमें हेल्प कर रहा था.
फिर यहाँ पर औरंगज़ेब ने फार्मिंग परमिट करा था। ये परमिट करा था कि जब भी EEIC वगैरह ट्रेड करें तो वो एनुअल पेमेंट पर ट्रेड फ्री जो हमारा ट्रेड ड्यूटी होता है उसे फ्री कर दिया जाए। इट्स लाइक कि एनुअल पेमेंट पर एनुअल ड्यूटी फ्री इन रिटर्न हो जाए। ओके, आफ्टर दिस इट वाज लाइक द कंपनी सर्वेंट्स, दो वर द सर्वेंट्स इन द कंपनीज, दे स्टार्टेड टू मिसयूज द राइट्स। ओके, इट्स लाइक उन्होंने उस राइट का मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, उसके बाद में एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका सेटअप करा था। फर्स्ट फैक्ट्री इसका कहाँ पर था? बंगाल में जो था, रिवर हुगली में, जो कब सेटअप हुआ था? 1651 में। ओके, औरंगज़ेब की डेथ के बाद में ये पार्ट बहुत ही वीक होने लगा था। ओके, फिर बहुत सी चीज़ें हुई जिसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव वगैरह को रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत सी ब्राइब्स दी थी, जिसके बाद में उन्होंने उनको अपना नवाब काइंड ऑफ प्रूव करा था। फिर बैटल ऑफ प्लासे हुआ था। बैटल ऑफ प्लासे में जब उन्हें विक्ट्री मिली थी, किसे विक्ट्री मिली थी? जब मीर जाफ़र को विक्ट्री मिली थी। यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव जीते थे, उसके बाद में मीर जाफ़र को विक्ट्री मिली और बहुत सी चीज़ें चेंज होने लगी थी इन सेंस जो ब्रिटिश थे वो यहाँ पर ट्रेडर्स नहीं होते हुए पॉलिटिकल रूलर्स बनने लगे थे। ठीक है, यहाँ पर कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस होने लगा था। कहाँ पर? इंडिया में। ठीक है, फिर हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, जिसे कंपनीज ने फोर्स करा था 22 अक्टूबर 1764 में। पर जो इंग्लिश थे और जनरल हेक्टर मुनरो, उन्हें डिफीट करा था इस कंबाइंड आर्मी को। उसके बाद में आफ्टर द बैटल मतलब जो लड़ाई के बाद में बहुत सी ट्रीटीज वगैरह सब साइन होने लगी थी। ओके, फिर रॉबर्ट क्लाइव जो थे उनने अपॉइंट करा था गवर्नर को और कमांडर इन चीफ को इंग्लिश आर्मी में। ओके, कहाँ पर? बंगाल में। फिर हुआ था डुअल गवर्नमेंट मीन्स व्हाट? कंपनी जो था वो एक वर्चुअल रूल बन गया था बंगाल के ऊपर, जिसका फुल कंट्रोल था किस पर? रेवेन्यू कलेक्शन पर, मिलिट्री पर, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन पर। और ये क्या यूज़ करने लगे थे? ये बंगाल के थ्रू इंडिया के गुड्स वगैरह को और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को सबको यूज़ करने लगे थे। ओके, देन व्हाट हैपेंड? वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो बंगाल के गवर्नर बन गए थे। ओके, उन्होंने डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम को एंड करा था और क्या करा था? उन्हें डायरेक्ट कंट्रोल लाया था कंपनी के ऊपर। विच कंपनी? द कंपनी अंडर द बंगाल। ओके, देन व्हाट हैपेंड? ब्रिटिश ने कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट करा था बंगाल के बाहर, क्योंकि ये हुआ था एक एक्सपांशन ऑफ कंपनी रूल। ओके, वॉरेन हेस्टिंग जो थे, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में गवर्नर जनरल बन चुके थे इंडिया के। ओके, अब क्या हुआ था? कलकत्ता को इन्हें कैपिटल बना दिया था। अब यहाँ पर कंट्रोल होने लगा था किन का? बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। ठीक है, और इनडायरेक्ट कंट्रोल किस पर हुआ था? अवध एंड कर्नाटक, विच इज नाउ तमिलनाडु, TN। ओके, ये मेजर इंडिपेंडेंट नेटिव्स थे। कहाँ के? डेक्कन के। आफ्टर दिस इन 1781 द ब्रिटिशर्स lost the American colonies, okay, but they gained the Indian colony regarded to the jewel in the crown। मतलब क्या हुआ था इसमें कि जो ब्रिटिश थे उनने अमेरिकन कॉलोनीज पर से उनका कब्जा हट चुका था और कहाँ पर गेन हुआ था? उन्हें इंडियन कॉलोनीज पर। आफ्टर दिस द पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन अराइज्ड। अब यहाँ पर कंपनीज ने बहुत से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड्स को यूज करना स्टार्ट करा था और चीज़ों को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करा था। ओके, फिर बैटल ऑफ बक्सर के थ्रू इस कंपनी में रेसिडेंट अराइव होना स्टार्ट हो चुके थे। देन गवर्नर जनरल जो थे रिचर्ड, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था सब्सिडरी अलायंस। ओके, दिस ऑल पॉलिसीज, कॉन्क्वेस्ट एंड बैटल्स लेड्स टू द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर। ओके, ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अपोजिशन है जो ब्रिटिश के पास था। ठीक है, यहाँ पर हुआ था एंग्लो मैसूर वॉर्स, जो हुआ था 1766 से 1799 में। ठीक है, यहाँ पर हैदर अली जो थे ये यहाँ के रूलर थे। इन्होंने ट्रेड को इनकरेज नहीं करा था ब्रिटिश के साथ में। ठीक है, ये आपने शायद नाम सुना होगा टीपू सुल्तान, जो हैदर अली के बेटे थे। ओके, ही वॉज द सन ऑफ हैदर अली। ठीक है, टीपू सुल्तान ने भी ट्रेड को अलाउ नहीं करा था ब्रिटिश के साथ। ठीक है, देन इट वॉज द रेज एंड वार अगेंस्ट मराठास। ओके, मराठास ने भी इस चैलेंज को
ब्रिटिश के थ्रू अपोज करा था। इसके बाद में एंग्लो मराठास वॉर हुआ था, जिसमें ब्रिटिश ने तीन एंग्लो मराठा वॉर को फॉट करा था, मतलब लड़े थे वो सब। उसके बाद में यहाँ पर डेथ हुई थी नाना फडणवीस की, जिन्होंने फर्स्ट बैटल लड़ा था ब्रिटिश के अगेंस्ट, ठीक है। इसके बाद में चीज़ें उनके प्लान्स के अकॉर्डिंग मूव करने लगी थी और ब्रिटिश उनके थ्रू अनकवर्ड होने लगे थे और इंडियंस उनके रीजन को प्लान आउट करने लगे थे, ओके। मराठास को डिफीट, जो ब्रिटिश थे उन्होंने मराठास को हरा दिया था, ओके। ब्रिटिश लीविंग द मराठास डिफीटेड, और उसके बाद में व्हाट हैपेंड, द ब्रिटिश वाज लाइक दे वर इन द सुप्रीम पावर, ओके। Then what happened? Anti-British resistance. Okay, it was like under the Lord Hastings, the new policy of paramountcy arrived. Okay, then what happened? It was initiated. मतलब वो लागू हो चुकी थी. Then what happened? The Rani Channamma took arms. Okay, and then she led to an anti-British resistance movement. Okay, then what happened? She was arrested. Okay, when in 1824. ठीक है, उनको अरेस्ट कर लिया गया कब? 1824 में, और वो प्रिजन मतलब जेल में ही मर गई थी कब? 1829 में, आफ्टर 5 years, ओके। देन व्हाट हैपेंड, उनका एक लॉयल चौकीदार था जिसने रेजिस्टेंस को कैरी करा था। देन व्हाट हैपेंड, द कंसोलिडेशन ऑफ द एम्पायर केम आउट, ओके। इट सिंपली मीन्स जो एग्रेसिव पॉलिसी थी, ओके, एग्रेसिव मतलब काइंड ऑफ हम ये बोल सकते हैं बुरी, या जो भी गुस्से में पॉलिसीज वगैरह बनाई गई जिनके थ्रू टेरिटरी का एक्सपांशन होने लगा था। तो इन सब के बाद में ब्रिटिश ने क्या सोचा कि वो जो भी उनने एक्वायर करा है उसको सेव करने लगे, ओके, क्योंकि वो उनके लिए अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन गया था इस चीज़ को सिक्योर करना, ठीक है, किस चीज़ को? जो भी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर्स थे इंडिया के। देन व्हाट हैपेंड, this all resulted in 2 wars, which was with Afghanistan's, okay, the first Afghan war and the second Afghan war. The first Afghan war led in 1839 to 42 and another one is 78 to till 80th, okay. Then after this all, the annexation of Sindh was very important part, which was defenses the English territory from the Russians, okay. Then after this, the annexation of Punjab in 1849 took place, where Ranjit Singh was signed for the treaty, which was for perpetual friendship. With whom? With British, okay. उसके बाद में आया था लॉर्ड डालहाउसी एक्सपांशन पॉलिसीज। मिड 19th में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का एक्सपांशन हुआ, जिसके बाद में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स स्टार्ट हुआ था, जिसने गवर्नर जनरल ने, जिसमें 48 से 56, ओके, 1856 के बीच में एक पॉलिसी को निकाला था जो थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये डॉक्ट्राइन ने स्टेट करा था कि जो भी इंडियन रूलर जब मरेगा तो जो उनका मेल रहेगा, अगर उसका डेथ हो जाता है तो किंगडम लैप्स हो जाएगा, ओके, और वो कंपनी का पार्ट बन चुका होगा। फिर बहुत से किंगडम्स जो थे वो बहुत से किंगडम्स को एनेक्स कर दिया गया था, जिनके थ्रू वो लैप्स हो गए थे, सच एज सतारा in 1848, Sambalpur in 1850, Udaipur in 1852, Nagpur in 1853 and Jhansi in 1854, okay. Then इस चीज़ का abolition हुआ, किस चीज़ का? पेंशन का और टाइटल्स का, abolition of pensions and titles. Then they started to set up the few administrations with the help of through Warren Hastings. They played the significant role in the expansion of the company power, okay, which was like the government general in 1773 to 1783, okay. After this जो चीज़ें हुई थी वहाँ पर जो मेन जॉब था वो क्या था कि कलेक्टर का, कि उनको टैक्स कलेक्ट करना है, रेवेन्यू मेंटेनेंस वगैरह सब जो भी लॉज वगैरह है उनको प्रॉपर जजमेंट करना है। फिर आया था द कंपनी आर्मी, ओके। देन यहाँ पर द कंपनी आर्मी जब आई थी तो मुगल्स जो थे वो कंसिस्टेड थे 2 विंग्स के, ओके, द कैवेलरी एंड अनदर वन इज द इन्फेंट्री, ओके। इन्फेंट्री मीन्स द फुट ऑफ सोल्जर्स एंड द अनदर वन मीन्स द सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक, जो भी सवार हैं उस पर, ठीक है। यहाँ पर जो आर्म्ड पीजेंट्स की रिक्रूटमेंट हुई थी उन्हें कहा गया था सिपाही और इंग्लिश में स्पॉय। फिर यहाँ के यूरोपियंस को
एज सच बहुत सी चीज़ें आती थी, तो उन्होंने जो सोल्जर्स थे उन्हें बहुत सी ट्रेनिंग्स दी थी, ड्रिल वगैरह, डिसिप्लिन की सब चीज़ों की ट्रेनिंग्स वगैरह दी थी. देन आफ्टर ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज लाइक, वो ट्रेड कंपनी से चेंज होकर ट्रेड कॉलोनियल पावर में आ चुका था 1857 में, जो इस चैप्टर का एंड हो चुका था, जिसमें 63% ऑफ टेरिटरी कवर हुआ था. दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. नाउ वी आर गोइंग टू गो थ्रू विद द एक्सरसाइज. थैंक यू.